नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न हिस्ट्री में। दोस्तों, पिछले एग्जाम के लिए जब हमने यूनिट 9 को स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर YouTube पर कंप्लीट वहां पर यूनिट 9 कंप्लीट कराई थी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब उसी आधार पे हम जो है मिडाइवल हिस्ट्री का मुगल वाला जो पार्ट है कंप्लीट इसको कराने जा रहे हैं। मुगल वाले पार्ट के अंदर लगभग आप जानते हैं कि हर बार के एग्जाम में 12 से 14 क्वेश्चन बनते हैं और 12 से 14 क्वेश्चन के अंदर भाई जहां से क्वेश्चन बनता है मुगल कालीन सोर्सेज है, मुगल कालीन साहित्य है, मुगल कालीन स्थापत्य है, मुगल कालीन या प्रशासन विभाग या शासक वर्ग के अंदर हम देखते हैं। शासक वर्ग के अंदर हम नॉर्मली हम जानते हैं कि जहां से क्वेश्चन बनते हैं मुगलों की क्या धार्मिक नीति रही थी या मुगलों की क्या इनकी प्रशासनिक नीति या कौन कौन से सीमांत नीति मुगलों की क्या रहेगी दोस्तों। तो इसके अंदर मैं आपको स्टार्टिंग में बस 1 मिनट के अंदर यही बता रहा हूं कि अब हम जो है मुगल काल को YouTube पर कंप्लीट करने दोस्तों जा रहे हैं, ठीक है। जिसकी शुरुआत हम मुगल काल के संस्थापक अपने हुए थे जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर से करने जा रहे हैं। एग्जाम के पर्पज से कोई भी सिंगल फैक्ट आपका ऐसा नहीं छूटेगा दोस्तों जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन ना बना हो या इसके अलावा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। आपको बाबर से संबंधित जो चीजें याद रखनी है वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट में आपको यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी, डिटेल में अभी आपको इसके बारे में बता दूंगा। फिर भी आपकी अगर कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम जानते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। आप जानते हैं कि भाई जो मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी वह मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी के अंदर हुई थी, जब यहाँ पर सल्तनत काल के अंतिम जो डायनेस्टी यहाँ पे जो चल रही थी, अंतिम डायनेस्टी का अंतिम शासक यानी कि लोधी साम्राज्य का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी यहाँ पे शासन कर रहा था। लेकिन इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे दौलत खान लोधी और इधर मेवाड़ के जो राजपूतों का जो संगठन जो बहुत शक्तिशाली बना हुआ था उसके जो शासक थे राणा सांगा, ये इब्राहिम लोधी को यहाँ से हटाना चाहते थे। और क्योंकि ये महत्वाकांक्षी थे दोनों, दौलत खान लोधी भी और राणा सांगा भी, दौलत खान लोधी भी शासक बनना चाहता था और राणा सांगा भी बनना चाहता था। तो दोनों ने जिस प्रकार से आपने जयचंद के द्वारा मोहम्मद गोरी को बुलाया जाना, तो इसी प्रकार से दौलत खान लोधी के द्वारा अपने बेटे को भेजा गया दिलावर खान को बाबर के समय में। तो ये बाबर का आगमन का क्रम अगर आपसे आगमन के बारे में पूछा जाए तो ये दौलत खान लोधी और दौलत खान लोधी के अलावा मेवाड़ के राणा सांगा के द्वारा इनको भारत के अंदर बुलाया गया। अब ये बाबर जो थे भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाले ये शासक रहे मुगल। अब इसके थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में जन्म के बारे में बात करें, प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें कि भाई बाबर किस देश से था, मूलतः जन्म कहाँ हुआ था, पिताजी कौन थे, माता कौन थे, किन्होंने बचपन के समय में संघर्ष के समय में साथ दिया है ना, कठिनाइयों में साथ दिया। ऐसा नहीं है कि भाई जो गद्दी जो मिली थी वो एकदम ताजपोशी उनकी हुई थी या एकदम तैयार थी गद्दी, है ना। संघर्ष में जीवन बाबर का था, 12 वर्ष की आयु थी। तो शुरुआत करें बाबर के जन्म की। तो बाबर का जन्म 1483 के अंदर उज्बेकिस्तान जो है आज के आप देखते हैं उज्बेकिस्तान के अंदर एक प्रांत पड़ता था फरगना। तो फरगना के अंदर बाबर का जन्म होता है 1483 के अंदर दोस्तों। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था जो कि तैमूर लंग की पीढ़ी से संबंधित था, तैमूर लंग का वंशज था, 5वां वंशज ये अपने बाबर ये हुए तैमूर लंग का। अगर माता की तरफ से देखें तो माता की तरफ से ये चंगेज खान का 14वां वंशज था बाबर। दोनों का देखो, दोनों का रक्त मिश्रित था बाबर के अंदर, चंगेजों का, इसका मंगोलों का भी और तैमूरों का भी। भारत पर चंगेज ने भी आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय में 1221 के अंदर, जब वो जलालुद्दीन मांगुर्णी भारत के पीछा करते आ रहे थे, वो तो बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक इल्तुतमिश के द्वारा टाल दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें तैमूर लंग की, तैमूर लंग ने भारत के अंदर 1398 में अंतिम तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के समय में आक्रमण किया और सारा कुछ तहस नहस यहाँ पे कर दिया गया, मतलब समूल मतलब यहाँ पे उजाड़ मिचा दिया गया। लूट के पर्पज से तैमूर लंग भारत आया था। तो ये दौलत खान लोधी और राणा सांगा भी यही जानते थे कि भाई बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाएगा और फिर ये यहाँ पे शासन करेंगे या यहाँ पे राज करेंगे, यही मानसिकता इनकी थी। लेकिन बाबर जिस देश में जन्मा था उज्बेकिस्तान के फरगना के अंदर,
वहां पे आप इन्होंने देखा कि ये छोटा सा राज्य था। इधर इसके जो चाचा थे अहमद मिर्जा समरकंद से शासन कर रहे थे, जिसका साथ बाबर के मामा भी साथ दे रहे थे, ठीक है ना। तो समरकंद को कई बार अपने प्रारंभिक जीवन के अंदर बाबर के द्वारा जीतना चाहा, लेकिन 3 बार जीता बाबर ने समरकंद को। ये भी उज्बेकिस्तान के अंदर ही पड़ता है समरकंद, है ना। 3 बार जीतना चाहा, लेकिन तीनों बार हाथ से फिसल गया। पिता का साया उठ चुका था, लगभग 12 वर्ष की उम्र में फरगना की गद्दी पर ही बैठ गया था। और 1495 के अंदर 1497 में समरकंद को जीतना चाहा, 1501 में समरकंद को जीतना चाहा, फिर आगे एक बार फिर, लेकिन थोड़े समय के लिए जीता, फिर निकल गया हाथ से। और एक समय तो ऐसा आया समरकंद के जीतने के चक्कर में फरगना भी हाथ से निकल गया। समरकंद भी गया, फरगना भी गया। अब मध्य एशिया के सारे राजनीति के जो सारे के सारे द्वार थे बाबर के लिए वो बंद हो गए। अब कोई जगह बाबर की यहाँ पे नहीं बची, ठीक है ना। अब इधर उधर भटकना था, इधर आया तो एक गांव में एक बार बाबर रुका हुआ था। तो वहां पे गांव के जो मुखिया हुआ करते थे, तो मुखिया की जो वृद्ध माता थी, लगभग बताया जाता है कि 100 साल से ज्यादा की वृद्ध महिला थी। तो बाबर को इसके पूर्वज तैमूर लंग के बारे में बताया कि कैसे तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और विजित किया, भारत को जीता। तो ये इसी दिन मतलब बाबर के द्वारा ये मन में ठान लिया गया। और पानीपत की जो प्रथम जो विश्व जो ये लड़ाई मानी जाती है, मुख्य लड़ाई मानी जाती है, पानीपत की प्रथम लड़ाई, उससे पहले 5 बार लगभग बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। वो देखेंगे हम कब कब। तो जन्म आप देखना है कि 1483 में फरगना उज्बेकिस्तान के अंदर जन्म हुआ। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता कुतलुग निगार खानम थी, है ना। अगर नाना की बात करें, क्योंकि नाना जो है चंगेज का वंशज था, मंगोल था, तो नाना यूनुस खान था। नानी कौन थी? एहसान दौलत बेगम थी, है ना। दादा की अगर बात करें, दादा जो कि तैमूर लंग का वंशज था, अबू सैद मिर्जा दादा का नाम था। और दादी का नाम क्या था? दादी का नाम था आयशा दौलत बेगम। एग्जाम के अंदर कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि दादा कौन थे बाबर के, दादी कौन थे, नाना कौन थे, नानी कौन थे, है ना। तो ये हमें इसकी वंशावली पता लग गया। ये काम अपना कंप्लीट हो गया। जन्म के बारे में पूरी प्रारंभिक जीवन मैंने बताया कि समरकंद को कई बार जीतने की कोशिश की, लेकिन हाथ से निकल गया, क्योंकि समरकंद में चाचा अहमद मिर्जा का साथ उज्बेक नेता शेबानी खान भी दे रहा था। जब भी जीतना चाहा शेबानी खान के द्वारा सरेपुल की लड़ाई के अंदर भी बाबर को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है ना। उसके बाद काबुल से शासन किया। काबुल भी घोर गरीबी का देश था, काबुल भी घोर गरीबी का देश था। अब इन चीजों का वर्णन जो बाबर के द्वारा दिया गया है दोस्तों, वो बाबरनामा में खुद की आत्मकथा में, विद्वान इसको अगर बोला जाए तो बिल्कुल सही बोला जाएगा। अगर एक विद्वान के द्वारा, एक लेखक के द्वारा लिखा भी गया है, अगर बाबर जो है पानीपत की लड़ाई नहीं जीता या भारत के अंदर साम्राज्य भी कायम नहीं करता, फिर भी बाबर को जानने के लिए ये महत्वपूर्ण करती रहती बाबरनामा, है ना। तो बाबरनामा के अंदर बाबर के द्वारा उन सभी बातों का वर्णन है, पूरे के पूरे भाई, जैसे कि भारत की जलवायु का वर्णन है, यहाँ पे किन किन उसका प्रयोग होता था भाई, कौन कौन से पेड़ पौधे लगाए जाते थे, आबो हवा को निकट बताया बाबर के द्वारा कि यहाँ की आबो हवा अच्छी नहीं थी, है ना। बाबरनामा मूलतः यह कृति जो है तुर्की भाषा में लिखी गई। हालांकि मुगलों की जो भाषा थी दोस्तों वह फारसी भाषा थी, लेकिन बाबरनामा तुर्की में लिखी गई। समय समय पर इसका तुर्की से फारसी में रूपांतरण हुआ, फिर फारसी से अंग्रेजी में हुआ, अंग्रेजी से उर्दू में भी तुर्की से उर्दू में भी हुआ। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि बाबर के समय में 1526 से 30 का कार्यकाल बाबर का था। तो इस कार्यकाल के अंदर तो बाबर के समय में इसका जो अनुवाद किया था वो शेख जैकुद्दीन ख्वाजा के द्वारा किया गया। आप इनको नोट करते चलना दोस्तों, वीडियो को पॉज कर करके आराम से नोट करते चलना, तो ये प्रॉपर नोट्स भी आपके यहाँ पे बन जाएंगे बाबर से संबंधित। तो शेख जैकुद्दीन ख्वाजा के द्वारा तुर्की से फारसी में रूपांतरण किया गया पहला अनुवाद बाबर के समय में, बाबरनामा या वाक़यात बाबरी या तुजुक बाबरी, है ना। मुगल काल के अंदर ऐसे 2 ही शासक हुए हैं दोस्तों जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, एक तो बाबर और एक जहांगीर। और ये दोनों ऐसे शासक भी थे जिनकी कब्र जो है भारत से बाहर है, एक की काबुल के अंदर, एक की लाहौर के अंदर। जहांगीर की लाहौर के अंदर शाहजहां में, और बाबर नाम इसकी बाबर की काबुल के अंदर, ठीक है।
तो शेख गयासुद्दीन ख्वाजा बाबर के समय में इसका अनुवाद किया गया, है ना। इसके बाद में हम हुमायूं जो इसका बड़ा बेटा गद्दी पर बैठता है, हुमायूं के समय में भी बाबर नामा का अनुवाद किया। वो अनुवाद कौन थे? जैना खान और पाइंदा हसन, जैना खान और पाइंदा हसन, ठीक है। आगे हुमायूं का जो बेटा अकबर सम्राट गद्दी पर बैठता है 1556 के अंदर, उसके समय में भी इसका अनुवाद किया गया। और उसके अनुवादक तो एग्जाम के अंदर भी पिछली बार पूछा गया है कि अकबर के समय में बाबर नामा का तुर्की से फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो आप जानते हैं कि जो हुमायूं के समय में हुमायूं का मित्र जो बैरम खान हुआ करते थे, या अकबर का अतालिक भी हुआ करते थे, संरक्षक भी हुआ करते थे बैरम खान। तो ये बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम खान खाना था, जो सलीमा बेगम जिनकी माता थी, है ना। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के समय में बाबर नामा का दोस्तों अनुवाद किया। इसके आगे जाके जहांगीर के समय में कोई अनुवाद नहीं हुआ बाबर नामा का, फिर शाहजहां के समय में अनुवाद हुआ। और शाहजहां के समय में दोस्तों जो अनुवाद किया गया वो अबू तालिब तुर्बती के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अबू तालिब तुर्बती के द्वारा किया गया ये अनुवाद शाहजहां के समय में। तो ये अनुवाद तो थे तुर्की से फारसी के अंदर दोस्तों। अगर बात करें कि फारसी से अंग्रेजी में रूपांतरण, फारसी से अंग्रेजी में, ना कि तुर्की से अंग्रेजी में, ठीक है। तो फारसी से अंग्रेजी में जो रूपांतरण किया गया दोस्तों बाबर नामा का, वह जो अनुवादक थे वो लीडन नामक व्यक्ति, अर्स्किन और एल्किन, ये 3 नाम याद रखने आपने। वीडियो को पॉज करना और फिर देखो अगर एक वर्ड लिखूंगा तो आपके लिए भी टाइम मतलब इसके अंदर ज्यादा होगा, कंज्यूम होगा। और दोबारा से कोशिश करेंगे, अगर मतलब लिखने वाला मैटर सही होगा तो नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर से हम इसको लिखना भी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो लीडन, अर्स्किन और एल्किन, इनका इन्होंने फारसी से अंग्रेजी में रूपांतरण किया। अब एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिनके द्वारा इसका डायरेक्ट तुर्की से अंग्रेजी में रूपांतरण किया गया, मैडम एनी सुसेट्टी बेवरिज, एनी सुसेट्टी बेवरिज के द्वारा डायरेक्ट तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि क्या उर्दू में भी अनुवाद किया गया? हाँ, नसरुद्दीन हैदर के द्वारा 1926 के अंदर उर्दू में भी अनुवाद किया गया। इस चीज का याद रखना। तो इस सारे के सारे अनुवादक आपने याद रखने, ठीक है। जैनुद्दीन ख्वाजा, जैना खान, पाइंदा हसन, अब्दुल रहीम खान खाना और अपना अबू तालिब तुर्बती, इधर लीडन, अर्स्किन, एल्किन और मैडम सुसेट्टी एनी सुसेट्टी बेवरिज के द्वारा, इधर नसरुद्दीन हैदर के द्वारा उर्दू में अनुवाद किया गया दोस्तों। तो ये बाबर नामा में अपना इन्होंने एक चीज का और ध्यान रखना, बाबर नामा के अंदर ये समकालीन शासक में बता दूंगा, ठीक है। अब पानीपत से पहले क्या भारत पे आक्रमण बाबर के द्वारा किया गया? हाँ, 5 बार। मुख्यतः हम जानते हैं कहीं कहीं मिलता है कि 1505-6 के अंदर भी भारत के अंदर बाबर का आक्रमण हुआ था, लेकिन हम 1519-20 के अंदर बाजोर भेरा का युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, उसके अंदर हम जानते हैं कि बाबर के द्वारा भारत पर आक्रमण, है ना। इसके बाद ये पेशावर, सियालकोट, है ना, लगभग 4-5 आक्रमण पानीपत के युद्ध से पहले दोस्तों किए गए, ठीक है ना। सबसे पहली बार अगर तोपों के प्रयोग की जानकारी मिले तो वो भी नहीं मिलती है, बाजोर भेरा के युद्ध 1519 के अंदर। तो ये पानीपत से पहले के युद्ध हो गए दोस्तों। अब इसके समकालीन जब भारत के अंदर बाबर आता है, एंट्री करता है, तो इसके समय में यहाँ पे शासन कौन कौन लोग कर रहे थे? एक तो केंद्रीय सत्ता थी, सेंट्रलाइज्ड पावर थी। तो सेंट्रलाइज्ड जो पावर थी दोस्तों, वह तो लोधी शासक इब्राहिम लोधी के पास थी, वह तो लोधी शासक इब्राहिम लोधी के पास ही थी। लेकिन इब्राहिम लोधी के अलावा भी यहाँ पे आसपास का, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई इधर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कई सारे राजवंश अपने आप को स्वायत्त कर चुके थे। भाई बैबरी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह शाह शासन कर रहा था। देखो, सेंट्रलाइज्ड पावर इब्राहिम लोधी के पास, जो आगरा से शासन कर रहा था। बैबरी शासक जो दक्षिण भारत के अंदर एक साम्राज्य था, हमेशा संघर्ष जिसका विजयनगर के साथ रहा, तो वहां पे आप दोस्तों देखते हैं कि कलीमुल्लाह शाह बैबरी का अंतिम शासक था। क्योंकि बैबरी साम्राज्य इसके बाद जो है कई भागों में टूट गया, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, है ना, इन कई सारे बरार, है ना, इन पार्टों में टूटा ये अपना बैबरी साम्राज्य। तो अंतिम शासक कलीमुल्लाह शाह, आगरा का शासक इब्राहिम लोधी, गुजरात का शासक कौन था दोस्तों? पहले मुजफ्फर शाह था, फिर बाद में उसका बेटा बहादुर शाह। पहले मुजफ्फर शाह, बहादुर शाह, ये बहुत बड़ा रोल आप इसका गुजरात के शासक का बाबर के समय में भी, और इससे ज्यादा हुमायूं के समय में इसका रोल आप देखोगे कि ये अपने आप को यहाँ पे शासक बनाना चाहता था। इसके बाद में आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये गुजरात का होगा, फिर मालवा का। मालवा में भी मुस्लिम शक्ति थी,
तो मालवा के अंदर महमूद शाह द्वितीय था। मालवा के अंदर महमूद शाह द्वितीय था। एक मुस्लिम शक्ति बंगाल के अंदर थी और बंगाल के अंदर दोस्तों नुसरत शाह था। तो 5 शासक मुस्लिम हुए। कौन कौन? बहमनी कलीमुल्ला शाह, आगरा का इब्राहिम लोदी, बंगाल का नुसरत शाह, गुजरात का मुजफ्फर शाह और उसका बेटा बहादुर शाह और मालवा का महमूद शाह द्वितीय। और 2 हिंदू शासकों को वर्णन बाबर के द्वारा किया गया, मेवाड़ के राणा सांगा और विजयनगर डायनेस्टी के कृष्ण देव राय जो कि तुलु वंश से संबंधित थे। तुलु वंश जो कि अपना तीसरा वंश था संगम इसके अंदर विजयनगर डायनेस्टी के अंदर संगम सालू के बाद तुलु हुआ और अंतिम अरबीडू था। तो ये 7 वंशों की जानकारी बाबर अपने समकालीन देता है दोस्तों। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। इनको नोट कर लेना है आपने, ठीक है ना, पॉज कर करके इसकी थोड़ी उसको बढ़ा के स्पीड को थोड़ा सा कम करके आप लोग, है ना। इसके बाद आप उपाधि देखिए, कौन कौन सी उपाधि बाबर के द्वारा धारण की गई, ये तो आप सारे को देखोगे, अकबर की भी देखोगे, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां सभी की आपने देखनी पड़ेगी। सल्तनत काल में भी आपने देखा कि भाई सैयद-उस-सलातीन किसको कहा जाता है ना, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि शहीद हसन किसको कहा जाता है ना, या फिर लाख बख्श किसको कहा जाता है, मकबरों का पितामह किसको कहा जाता है ना। ये तो आप देखते आ रहे शुरू से देखते आ रहे। तो उपाधियां कौन कौन सी धारण की बाबर ने? तो बाबर को हम जानते हैं कि पानीपत का युद्ध बाबर ने विजय किया और पानीपत के युद्ध के बाद बादशाह की उपाधि धारण की। एक बार पहले बताते हैं कि 1506-7 के अंदर बादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर के द्वारा, लेकिन पानीपत को जीतने के बाद बादशाह की उपाधि धारण की। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, नोट करना इस चीज को, इससे पहले जो सल्तनत के जो शासक हुआ करते थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। वो सुल्तान की उपाधि, उनको सुल्तान अलाउद्दीन, सुल्तान बैलुल लोदी, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान इल्तुतमिश। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बादशाह की उपाधि धारण की गई। बादशाह बाबर, बादशाह हुमायूं, बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, बादशाह शाहजहां, बादशाह औरंगजेब, ठीक है ना। तो यहाँ पे बादशाह की उपाधि धारण करने लगी। तो ये बादशाह की उपाधि पानीपत को जीतने के बाद धारण की गई। इसके अलावा एक उपाधि दोस्तों खाकान की उपाधि धारण की गई। खाकान की उपाधि, तो खाकान में मंगोलों का एक लकब होता था, इसका उपाधि का धारण भी, ये उपाधि को भी धारण किया बाबर के द्वारा। एक इसके अलावा इसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध में धारण की, जो कि पानीपत के नेक्स्ट ईयर ही राणा सांगा के जो विरोध हुआ वहां पे गाजी की उपाधि धारण की। इसको कलंदर भी बोला गया है। कलंदर क्योंकि बहुत मात्रा में, तो आप जानते हैं जिस देश से बाबर आया था वहां पे घोर गरीबी का देश कहा जाता है और भारत को सोने की चिड़िया का देश कहा जाता है। तो भारत से यहाँ पे भारी मात्रा में लूटा गया, धन लूटा गया, सोने को लूटा गया। तो उस धन को जो है वापस मतलब अपने उनके अंदर सैनिकों के अंदर बांटा गया या उसके अपने अंदर बांटा गया, सिपाहियों के अंदर, ठीक है ना। तो इसको बोला गया वहां पे, ठीक है, कलंदर भी इसको बोला गया। आजीविका ढूंढने वाला सैनिक, है ना, आजीविका ढूंढने वाला राजकुमार इसको बोला गया, ठीक है ना। और इसके साम्राज्य निर्माता इसको बोला गया। तो ये कई सारे नाम जो है दोस्तों बाबर को दिए गए हैं, ये आपने ध्यान रखने हैं। और जो ये नाम है मूलतः मैंने बताया बाबर से पहले जहीरुद्दीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हुमायूं आएगा तो हुमायूं के समय में आप नसरुद्दीन देखोगे, अकबर आएगा तो अकबर के समय में आप जलालुद्दीन देखोगे, जहांगीर आएगा तो जहांगीर के समय में आप सलीम देखोगे, शाहजहां आएगा तो शाहजहां के समय में आप शिहाबुद्दीन देखोगे, औरंगजेब आएगा तो औरंगजेब के समय में आप आलमगीर देखोगे। तो ये नाम आपने याद रखने हैं, ये नाम आपने याद रखने, मूल नाम हुआ करते थे। जैसे सल्तनत काल में आप देखेंगे दोबारा यूट्यूब के अंदर, हम मुगल काल से ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो सल्तनत काल के अंदर हमारा जैसे कि सिकंदर लोदी का नाम निजाम खान था, अलाउद्दीन खिलजी का नाम अली गुरसास था, ठीक है ना। तो ये मूल नाम हुआ करते थे। फिरोज तुगलक का नाम कमालुद्दीन फिरोज था। तो ये मूल नाम मुगल शासकों के भी थे दोस्तों, ठीक है। तो ये उपाधियां, ये नाम आप इसके कंप्लीट हो गए। अब क्या बाबर की धार्मिक आस्था थी? क्या बाबर एक कट्टर यहाँ पे बादशाह हुआ, शासक हुआ बाबर? लेकिन आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि राजनीतिक या युद्ध की आवश्यकता को देखते हुए बाबर के द्वारा वो धार्मिक कट्टरता अपनानी पड़ी। कैसे? वैसे धार्मिक आस्था बाबर की थी। कैसे आप जानते हैं? देखो पानीपत की लड़ाई लड़ी गई 1526 के अंदर। पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया गया। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद, क्योंकि इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध स्थल में हो जाती है, सल्तनत काल का ऐसा शासक था जो युद्ध करते हुए मारा गया। साथ में हालांकि ग्वालियर का शासक भी साथ दे रहा था विक्रमादित्य,
है ना। तो अब क्योंकि हमने धार्मिक आस्था पे बात करनी है, तो यहाँ पे बाबर यहाँ से विजित होता है और दिल्ली जाता है। शुरुआत में तुगलकाबाद के किले में उठता है, गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा बसाया गया था। उसके बाद में फिर बाबर जो है ये निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाते हैं, जो दिल्ली के अंदर ही दरगाह है, बख्तियार काकी की दरगाह पे जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरे धार्मिक के अंदर आस्था थी। देखो ये दोनों की दोनों जो दरगाह थी निजामुद्दीन औलिया की, बख्तियार काकी की, ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। चिश्ती सिलसिले से संबंधित, आप जानते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती सिलसिला चलाया गया था। लेकिन ये फॉलो किसको करता था? ये फॉलो करता था नक्शबंदी सिलसिले को। ये फॉलो करता दोस्तों नक्शबंदी सिलसिले को। और नक्शबंदी सिलसिले का जो इनके सूफी संत हुए उनका नाम था उबैदुल्लाह अहरा। उनका नाम था दोस्तों उबैदुल्लाह अहरा। ठीक है, तो धार्मिक रूप से भी आस्था थी, कोई कट्टरवादिता नहीं थी। तो आप सोच रहे होंगे कि जिहाद का नारा दिया इन्होंने, खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया, चंदेरी के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। वो युद्ध की आवश्यकता थी, वहां पर सैनिक जो है मनोबल अपना तोड़ रहे थे, वो पहले ही डरे हुए थे, राणा सांगा की सेना बहुत ही शक्तिशाली है, तो वहां पे जिहाद का नारा दिया था। एक पावरफुल वहां पे मोटिवेटर के रूप में बाबर के द्वारा कार्य किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अगर हम पानीपत की लड़ाई के बारे में देखें, पानीपत के ऊपर अफगान वंश का शासन था, इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था दोस्तों। 1526 में बाबर आता है अपना इधर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से अंबाला होते हुए पानीपत के मैदान में आ रुकता है। इधर से इब्राहिम लोदी चलता है और इब्राहिम लोदी भी पानीपत में आता है। दोनों के बीच में संघर्ष होता है। संघर्ष के अंदर जीत का कारण बाबर की बताया जाता है इसकी तुलगमा युद्ध पद्धति, इसके तुलगमा युद्ध पद्धति उस्मानी विधि। ये तुलगमा युद्ध पद्धति क्या होती है दोस्तों, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसके अंदर क्या होता था, रिजर्व आर्मी होती थी। रिजर्व आर्मी कैसे, जैसे कि दोनों साइड एक सेना लगाई जाती थी, ये रिजर्व होती है दोनों साइड, है ना। इधर एक यहाँ पे एक अर्राब जो घोड़ों के पहिए का एक बना हुआ था 700 घोड़ों के पहिए का बताया जाता था कि भाई बना हुआ था, चैन से बंधा हुआ था। इसके पीछे एक सैनिक सेना और खड़ी हुई होती थी बाबर की, और इसके पीछे खाई होती थी जो कंटीली खाई होती थी एकदम, जो बता हुआ भी है ना। इधर से शत्रु सेना आती थी, यानी कि इब्राहिम लोदी की शत्रु सेना यहाँ पे आई, और ये देखते थे, ये तो रिजर्व होती थी, छिपी हुई होती थी इनकी आर्मी, और ये देखते थे कि भाई ये घोड़ों के पहिए, इनके बाद सेना है, डायरेक्ट टूट पड़ते थे, डायरेक्ट टूट पड़ते थे। आप जानना है कि बाबर की जो युद्ध नीति थी वो आक्रामक नहीं थी। पहले कभी लड़ाई नहीं लड़ी बाबर ने, वो रक्षात्मक थी, वो रक्षात्मक थी। ठीक है ना, वेट करता था। तो इब्राहिम लोदी ने जब आक्रमण किया, इधर इसको क्रॉस किया, सेना ये यहाँ से हटी और ये लगभग सेना खाई में जा गई। तो इसको तुलगमा युद्ध पद्धति बोला जाता है, तुलगमा युद्ध पद्धति। आप देखोगे कि पानीपत के युद्ध में इसको प्रयोग किया गया है ना। आप क्योंकि विभिन्न लेखों के द्वारा बताया गया है, अबुल फजल के द्वारा और कई के द्वारा, कि बाबर की सेना में मात्र 10,000 सैनिक सिपाही हुआ करते थे, 10,000 सैनिक थे। इधर इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सिपाही, तो 10,000 सिपाही 1 लाख सिपाही से कैसे सामना करना था। एक तो तुलगमा युद्ध पद्धति का सहारा लिया, दूसरा यहाँ पे तोप का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया। तोप का प्रयोग उस्मानी विधि थी, तोप को सजाने की विधि थी उस्मानी विधि, है ना। तो इसके अंदर जो प्रमुख तोपती थे, प्रमुख जो तोपती थे दोस्तों, वो थे अपने मुस्तफा, और दूसरे का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मुस्तफा के अलावा जो दूसरे जो तोपती थे पानीपत के संघर्ष में वो कौन थे। ठीक है ना। तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। पानीपत के अंदर ही आज भी इब्राहिम लोदी की ईंटों के द्वारा बनाई गई कब्र है। ठीक है दोस्तों, इतना ही पानीपत के युद्ध में आपने याद रखना है। हाँ, एक ये बात याद रखनी है, ये हुआ कब था स्पेशली पानीपत के अंदर, 21 अप्रैल को। ये डेट आपने याद रखनी है। आप जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, ये डेट याद रखनी है, 21 अप्रैल को हुआ दोस्तों, है ना। दूसरी लड़ाई कब हुई थी पानीपत की, तीसरी कब हुई थी, तो यह आपके लिए मैटर नहीं करता कि 1556 1761 में हुई थी। आपके लिए जो मैटर करता है दोस्तों, वो करता है तिथि, डेट क्या थी। ठीक है ना। कई बार कुछ सारे सोर्सेज के अंदर तो अलग हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेट है वो सेम मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो पानीपत की लड़ाई आपने देख ली कि कौन कौन तोपती थे। मैंने एक का नाम बताया मुस्तफा, दूसरे का नाम आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आप देखिए दोस्तों, खानवा की लड़ाई 1 साल बाद, क्योंकि ये चाहते थे, मेवाड़ के राणा सांगा जानते थे, मतलब सोच रहे थे कि बाबर आएगा, विजित करेगा, यहाँ से चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और नहीं होने के कारण तत्कालीन संघर्ष तो दूसरा था, कालपी पर अधिकार करना था तत्कालीन संघर्ष। लेकिन यह खानवा की जो लड़ाई है, खानवा जो पड़ता है दोस्तों, ये भरतपुर के पास पड़ता है। भरतपुर जो है राजस्थान के अंदर है। तो वहां पे दोनों के बीच में 16 मार्च 27 के अंदर
ये देखो 1526 में हुआ था, ये 1527 में हुआ, ये 1528 में हुआ, ये 1529 में हुआ। 4 लड़ाई बाबर के द्वारा महत्वपूर्ण है ना। इसको आप शॉर्ट ट्रिक भी है कि पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली घाघरा पहनकर। पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली घाघरा पहनकर, यानी कि पानी पर खानवा, चंदेरी, घाघरा। इन 4 युद्धों को आप इस तरीके से भी दोस्तों याद कर सकते हैं। तो खानवा की लड़ाई में जब लगा कि यहाँ पे सेना मनोबल टूट रहा है, तो जिहाद का नारा दिया, गाजी की उपाधि धारण की, खुद बोला कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा। आप जानते हैं कि बाबर शराब का सेवन करता था, अफीम का सेवन करता था, लेकिन हमेशा संयम बनाए रखा। देखिए आगे बेटा हुमायूं इधर उधर लुढ़कता रहा, वो अपना निर्वासित जीवन जीता रहा, लेकिन बाबर जितने समय रहा संयम से सारे कार्य किए। संयम से अगर सेवन भी किया मदिरे का, तो वो भी संयम से। सारी लड़ाइयां बाबर के द्वारा यहाँ पे जीती गई। तो गाजी की उपाधि धारण की, है ना। यहाँ पे भी प्रमुख तोपती थे कौन? मलिक कासिम और मुनीम अतका। मलिक कासिम और मुनीम अतका, ये बात आपने याद रखनी खानवा के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। ओके, इसके बाद आपने देखना चंदेरी की लड़ाई। चंदेरी की लड़ाई, अब चंदेरी की लड़ाई जो हुई थी, ये यहाँ का 29 जनवरी के अंदर हुई थी, 1528 के अंदर। अब यहाँ का शासक कौन हुआ करता था? ये मालवा के राजा का निर्माता, इसको बोला गया है मेदिनी राय। मेदिनी राय। अब जब ये राणा सांगा जो यहाँ पराजित हो जाता है या अंधा कर दिया जाता है, और फिर बाद में इसको मार दिया जाता है। अब पूरे राजपूतों का जो संगठन जो है अपने नेतृत्व में करने की कोशिश चंदेरी का शासक मेदिनी राय उसमें यहाँ पे कर रहा था। और मेदिनी राय जो है मेदिनी राय, हाँ, जब मेदिनी राय की यहाँ पे पराजय हो जाती है, यहाँ पे हारा जाता है मेदिनी राय, क्योंकि यहाँ पे अब जो है एक अफगान व्यक्ति, कौन? शेरशाह सूरी भी बाबर की तरफ से मिलकर लड़ रहा था। शेरशाह सूरी, अब आगे आप शेरशाह सूरी का जिक्र सुनेंगे हुमायूं के नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर, है ना। शेरशाह सूरी हमेशा हुमायूं के साथ संघर्ष बना रहता है। दूसरा अफगान वंश की स्थापना करने वाला शेरशाह सूरी। तो चंदेरी की लड़ाई होती है दोस्तों, और चंदेरी की लड़ाई में ये मेदिनी राय मारा जाता है। और मेदिनी राय जब मारा गया, इसके बाद में यहाँ की जो स्त्रियां थी, स्त्रियों ने यहाँ पे जोहर कर लिया। जोहर आप जानते हैं सल्तनत काल के अंदर जब अलाउद्दीन के द्वारा रणथंभौर अभियान किया गया, हमीर देव मारा गया, वहां की महिलाओं ने दोस्तों जोहर किया था। इसके बाद चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, वहां पे राणा रतन सिंह रावल मारे जाते हैं। पद्मनी या पद्मावती हम देखते हैं, उसके अलावा बहुत सारी महिलाओं ने वहां पे जोहर किया था। तो ये जोहर प्रथा यहाँ पे भी चली आ रही थी, यानी कि जो यहाँ की महिलाओं ने किया चंदेरी के युद्ध के अंदर, इस चीज का याद रखना। और जो राजपूत सैनिक यहाँ पे मारे गए, उनके सिरों का एक अंबार बनाया गया चंदेरी की लड़ाई के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद में लास्ट युद्ध था दोस्तों घाघरा का युद्ध, और ये घाघरा का युद्ध 1529 के अंदर। अब ये युद्ध किसके साथ हुआ? पहला आपने इब्राहिम लोदी के साथ देखा, दूसरा आपने राणा सांगा के, तीसरा आपने मेदिनी राय के साथ देखा। लेकिन चौथा युद्ध जो है, ये इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई, यानी कि अफगानों के साथ दूसरा संघर्ष। पहला संघर्ष और चौथा संघर्ष अफगानों के साथ, दूसरा संघर्ष और तीसरा संघर्ष राजपूतों के साथ बाबर का। तो अंतिम जो संघर्ष महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई, इसके साथ संघर्ष हुआ। और इसके साथ देने वाले कौन कौन थे? शेरशाह सूरी अफगान शासक, इधर हसन खान मेवाती, हसन खान मेवाती तो पहले ही मारा जा चुका है। बंगाल का शासक नुसरत शाह, मिलकर लड़ते हैं। जल और थल पे दोनों पे लड़ाई लड़ी जाती है, एम्फीबियन लड़ाई थी दोनों, लेकिन ये लड़ाई फिर भी हार जाते हैं, वो बाबर यहाँ पे विजय हो जाते हैं। बाबर, हालांकि शेरशाह सूरी के बारे में बाबर अपने बेटे हुमायूं को पहले ही वो बोलता है कि इससे चौकन्ना रहना, है ना, इससे चौकन्ना रहना। वही चीज आगे आपने देखने को मिलती है। इसके बाद में घाघरा का युद्ध भी लड़ा, लेकिन ज्यादा समय तक बाबर बीमार होने के कारण नहीं जी सका। 26 दिसंबर 1530 में अंतिम समय यहाँ पे बाबर का आ गया।